नमस्कार आदाब। एक मुलाकात में फिर से तो लोग के स्वागत बाटे। आज की दुनिया तेजी से विकास करता और ओकर संगे कदम से कदम मिला के चले खातिर हमनी के देश के भी विभिन्न सेक्टर और विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़े के विकास करे के आवश्यकता बाटे। जहाँ परी आज बड़ा बड़ा देश अंतरिक्ष में कदम बढ़ावता हुए परी हमनी के देश के भी थोड़ा बहुत विकास करे खातिर और इनोवेशन टेक्नोलॉजी या रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़े की आवश्यकता बाटे। और एकर ध्यान करे खातिर ई दिशा में काम करे खातिर कईगो संस्था मॉरिशस में कार्यरत बा। यही तरह के एगो संस्था है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। एकर नाम से ही हमनी के ई पता चलेला कि कौन क्षेत्र में ई संस्था काम करेला। बकीर ओकर काम कौन चीज है, ओकर जिम्मेदारी कौन चीज है, ओकर भूमिका कौन चीज है, वहाँ पर कौन तरह के काम होएला और रिसर्च के क्षेत्र में मॉरिशस आज कहाँ पहुँचल बा, एकर पर आज हमनी प्रोग्राम में चर्चा करब जाए। कर खातिर आज हमनी के मेहमान हवन MRIC यानी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के रिसर्च कोऑर्डिनेटर श्रीमती पूनम रामजियावन जी। नमस्ते पूनम जी। नमस्ते। हमनी के प्रोग्राम में तोहर स्वागत बाटे। आज हमनी एगो बहुत अहम विषय पर बतियाब जा, उ है इनोवेशन। जैसे कि हमनी जानी ला जा कि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ता और विकास करता, इनोवेशन बहुत मायने रखेला। तो शुरुआत करे खातिर हमनी के बतावा कि MRIC तो लोग के संस्था मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल कौन तरह के एगो संस्था है, ओकर जिम्मेदारी ओकर भूमिका कौन ची है। धन्यवाद अदिति जी, हमको आज बुलाने के लिए। देखिए, MRIC जो है वो एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट की, बिकॉज सरकार जो है हमारे थ्रू रिसर्च और इनोवेशन का फंड जो है एक है वो हमारे थ्रू लोगों को देती है जो लोग शोध करना चाहते हैं या इनोवेट करना चाहते हैं। तो हम एपेक्स बॉडी हैं और हम लोग जो हैं समय समय से गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं ऑन जो राष्ट्रों के मुद्दों पे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या एग्रीकल्चर हो या टेक्नोलॉजी हो। तो ये हमारे मेन दो अहम भूमिका हैं। प्लस हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं है कि हम जो है हमारे को देश में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने का काम है और इसके लिए हमारे पे कई सारी स्कीम्स हैं इनके लिए। और अभी हमारा नया रोल ये भी है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन की तरफ लाना। अच्छा। जैसे आपने बोला कि MRIC की अहम भूमि है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले हम लोग MRC थे, मॉरिशस रिसर्च काउंसिल, और वो 1992 में तब स्थापित हुई थी। तो उस समय क्या था कि हमारा फोकस क्या था, सिर्फ बेसिक रिसर्च जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है, शोध होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जो लैब में शोध होती है, उस पे ज़्यादा तवज्जो थी कि हम लोग उसको देते थे। सारा फंड्स हमारा वहाँ जाता था। पर कुछ सालों के पहले क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि नहीं, जो बेसिक रिसर्च है, जो जो एकेडमिक रिसर्च, एक शैक्षिक उसमें होती है संस्थाओं में, वो हायर एजुकेशन कमीशन देगी। तो MRC को जो है अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड मतलब कि सोल्यूशन ड्रिवन, जैसे किसी संस्था में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके लिए। तो तब क्या हुआ, फिर MRC जो है MRIC बन गया, इनोवेशन ऐड हो गया। तो ये जो है 2019 में एक्ट पास हुआ MRIC बनने का, और तब हमारी अब नई स्कीम्स शुरू हुई हैं और सारी जो हैं प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती हैं कि रिसर्च करने के लिए। तो लोग कौन मंत्रालय की तरह कार्यरत हो जाए? हम लोग जो है अब जब से हम MRIC बने हैं तब से हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन के अंतर्गत काम करना शुरू हुए हैं। क्योंकि इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और रिसर्च और डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो हैं, समझ लीजिए 2014 से हम इस मिनिस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला भी कि इनोवेशन ऐड होल बा, मिलावल गल बा MRIC में। तो इनोवेशन का है? इनोवेशन एक तो बहुत ही
क्या कहेंगे कि ब्रॉड टर्म है। जी। हर चीज़ को आप इनोवेशन कह सकते हैं। कहने को तो किसी चीज़ को क्या कहते हैं, नया चीज़, नया प्रोडक्ट, नया वस्तु जी। और या नया तरीका किसी चीज़ को करने का, तो इसको इनोवेशन कहते हैं। और कोई भी, जैसे मैंने बोला नवीनीकरण, रिसर्च तो शोध तो हर कोई करता है। जब शोध करते हैं तो अंत में जो उसका जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, या आप इवन एक प्रोसेस जब निकलता है तो उसको हम इनोवेशन करते हैं। और मैं जैसे आपको बोल रही थी कि इनोवेशन जो है, माना आजकल लोग ज़्यादा उसके बारे में बतिया रहे हैं, पर देखा जाए तो इंसान जो है इनोवेशन सालों से कर रहा है। जी, जी। हम लोग जब से, अगर आप पुरानी हिस्ट्री पे जाएं, स्टोन एज से हम कृषि पे आए, कृषि से इंडस्ट्रियल पे आए, फिर आईटी पे आए, और अब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं। तो ये सब इंसान ने कैसे किया? इनोवेशन से ही किया। एकदम। तो रिसर्च भी चलता ही है और इनोवेशन भी चलता रहता है। पर हाँ, आजकल इसको एक क्या कहेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। हाँ, डायमेंशन मिल गया, हर कोई इसकी बात कर रहा है। पर अगर देखा जाए तो इंसान जो है, मनुष्य इनोवेशन शुरू से ही कर रहा है। और इनोवेशन भी इंसान क्यों करता है? जब कहते हैं कि जब आपके ऊपर दुख तकलीफ आती है तो आपको या तो मरो या इनोवेट करो। तो इंसान इतना कमज़ोर तो है नहीं कि भाई तो तकलीफ़ में इंसान क्या करता है, फ़ाइट करता है और इनोवेट करता है। इनोवेट का मतलब है कि हर साधन ढूंढता है कि कैसे मैं अपने काम को और सरल करूं, कैसे और उसको सुगढ़ बनाऊं। तो ये सब जो है इनोवेशन के तहत आता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है अभी कोविड-19 के संकट। हाँ। इनोवेशन के संगे ही हमने ये कर इलाज के दिशा में आगे बढ़त हैं जा। तो हमने के थोड़ा बताओ कि मतलब जब इनोवेशन या रिसर्च की बात बोला जाला, तो आज तोहर हिसाब से मॉरिस के पोजीशन कौन ची है आज इस क्षेत्र में? मॉरिशस कहाँ पहुँचल बा? मॉरिशस, आप देखें, अगर को इंडेक्स, जो इनोवेशन के इंडेक्स होते हैं, उनमें अभी भी सबसे आगे है। सब सहारन कंट्रीज़ में सबसे आगे है। अभी 52 नंबर पे आ गया है तो है। और मैंने बोला जैसे वो सबसे आगे है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका है, और युगांडा और कीनिया भी पीछे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आगे हैं तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और इनोवेशन या रिसर्च का मतलब, जैसे मैंने बोला, कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो और कहते हैं कि अगर आप बैठ गए तो और आगे लोग निकल जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और आगे बढ़ने का सोचते रहना चाहिए। तो माना कि हम अभी सब सहारन में आगे हैं, पर क्योंकि हमारा एम है डेवलप्ड कंट्री बनने का, मतलब तो अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें और ज़्यादा इनोवेट करना है। जैसे आप देखो, अगर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, सिंगापुर हैं, वो लोग आगे सबसे क्यों हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो हमें भी, माना हम अगर सब सहारन में सबसे आगे हैं, तो अब हमें कोशिश करना है कि और उन कंट्रीज़ के लाइन में कब पहुँचें, कैसे पहुँचें। तो इसलिए अब हमारे देश में भी हमारे जैसे MRC में आई लगा के, या इनोवेशन की एक नई मिनिस्ट्री खोलकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि इनोवेशन कितना ज़रूरी है, कितना कैसे लोगों को उसके संग जोड़ना है, और कैसे देश को और आगे बढ़ाना है। अभी एक दो परियोजना के बारे में बोल रहा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर खातिर, हमने के नौजवान लोग खातिर। तो थोड़ा हमने के बताओ कि अभी MRIC में कौन बड़ा परियोजना चलता? MRIC में जैसे परियोजना, तो जैसे एक आपने देखा ही होगा कि एक सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं हमारे यंग साइंटिस्ट। पर और एक हमारे एक ग्रुप है जो डेटा भी, आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं कि जो नेशनल इनोवेशन इंडिकेटर के लिए, कि बताने के लिए कि हम किस लेवल पे हैं। तो ये कई परियोजना चल रही हैं। पर सबसे अहम बात ये है कि जब से हम MRIC बने हैं इन 2 सालों में, तो हमने 7 नई
नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं। जैसे और जो ये 7 स्कीमें हैं ये अलग अलग वर्ग को के लिए हैं। तो जैसे आपने बोला कि नौजवान के लिए, तो हमारे एक स्कीम है नेशनल SME इंक्यूबेटर स्कीम। एकदम। तो इसमें क्या है कि कोई भी, जैसे आप यंग स्टूडेंट हैं या एक इंडिविजुअल हैं, तो आप स्टार्टअप जानते हैं ना, जैसे आपके पास एक आइडिया है, आप कुछ काम करना चाहते हैं पर आपके पास धनराशि नहीं है, तो आप नहीं जानते क्या करें, तो आप NSIS स्कीम के तहत आप अपना एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और अगर आपका आइडिया इनोवेटिव या नया लगेगा तो आपको जो है हमारे पास 7 या 8 एक्रेडिटेड इंक्यूबेटर्स हैं। तो उनमें जैसे एक लाप्लाज है, टर्बिन है, तो उसमें अगर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई तो आपको उसमें जगह मिलेगी, ऑफिस स्पेस मिलेगी, बैठने के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सहायता मिलेगी। अच्छा। तो 3 लेवल पे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन स्टेज। तो हर लेवल पे अलग धनराशि है। जैसे कि प्री इंक्यूबेशन में 50,000 रुपया हम इंक्यूबेटर को देते हैं, उस स्टार्टअप को नहीं मिलेगा पर इंक्यूबेटर को मिलेगा, आपको ट्रेन करने के फैसिलिटी देने के लिए और ट्रेन करने के लिए। और अगर आप 3-6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, अगर आप लगेगा कि आपका काम बढ़ रहा है तो आप इंक्यूबेशन लेवल पे आ जाएंगे, तब धनराशि बढ़ जाती है करीब 4,000 रुपये, 400,000 हो जाती है। अच्छा, हाँ। 4 लाख। तो और ऐसे फिर एक्सेलरेशन पे, फिर एक्सेलरेशन के बाद क्या होता है कि आप एक फुल फ्लेज एंटरप्राइज बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये हम आजकल के यूथ को कहते हैं कि भाई आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हाँ नौकरी ढूंढो, पर अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप एंटरप्राइज अपना खुद शुरू करो। फिर आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप अपने संस्था के खुद मालिक बन सकते हो। तो ये एक नई सोच हम कल्चर लाना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोग जो है एक एंटरप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप खोलो। सो ये एक स्कीम है NSIS। मतलब ये स्कीम कोई भी फ़ायदा उठा सकता है उससे, आपका कारोबार है या नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं इसको। हाँ, कोई महिला भी कर सकती है या यूथ भी कर सकते हैं, या जिसका ऑलरेडी है भी, आप कोई नया आइडिया लाना चाहते हैं तो इसीलिए ये जो स्कीम्स हैं वो एक तरह से आप समझिए कि सरकार आपको राशि दे रही है जिससे कि आपको रिस्क ना उठाना पड़े। आपके पास आइडिया है पर आप नहीं चाहते कि मैं अपना पैसा उसमें लगाऊं कि कहीं डूब जाएगा या क्या होगा, तो सरकार आपको ये फैसिलिटीज़ दे रही है MRIC के थ्रू कि भाई आप ये राशि लेकर आप वो रिस्क ले सकते हैं। और जब तक देश में हमारे भाई बहन रिस्क नहीं लेंगे, नई संस्थाएं नए आइडियाज़ नहीं लाएंगे, तब तक इनोवेशन नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम शैक्षिक संस्थाओं से ज़्यादा अब हम इनकी तरफ जुड़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जुड़ रहे हैं। तो दूसरी हमारी स्कीम है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो उसमें ये है कि आपने पहले से ही थोड़ी सी शोध कर रखा है, पर आपको अब उस शोध को शेप देना है, एक उसका प्रोटोटाइप बनाना है, पर आपके पास पैसा नहीं है। तो आप इस स्कीम के अंतर्गत हम 1 मिलियन रुपीस देते हैं। तो आप 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप 1 साल के अंदर कम में भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और एक बार प्रोटोटाइप बन जाएगा तो आपको ख़रीदार मतलब कमर्शलाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो उसमें हम 1 मिलियन देते हैं, और उस कंपनी को जो वो स्टार्टअप भी आ सकती है और एक कंपनी भी आ सकती है, नई कंपनी भी उसमें भाग ले सकती है। और उस कंपनी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हमारी नई स्कीम्स में आजकल मैचिंग ग्रांट का वो चला है, क्योंकि कई बार आपने देखा है ना, अगर आप पूरा पैसा फ्री में देंगे तो इंसान उसको सीरियस नहीं। यही एक सवाल रहल हमार कि ई धनराशि, ई रकम जे तू बोला था 1 मिलियन रुपया के रकम एक ही बार में देवल जला कि किस्त के? नहीं, किस्त में देते हैं। किस्त में, क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो किस्त में देते हैं। पहला किस्त तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही दे देते हैं, फिर दूसरा और तीसरा तब देते हैं जब आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कि आपने वो पैसा सही जगह पे लगाया है या नहीं। तो आप लोग मतलब तो लोग फॉलोअप भी करेला जा? हाँ, यही इसीलिए जैसे हमने बोला कि जब तक अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं
देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देंगे, और अगर हमें लगेगा कि सब ठीक हुआ है तभी दूसरा किश्त देते हैं। और हमारे ऑफिस में अलग अलग कमिटीज़ हैं जो हर एक स्कीम को ओवर लुक करती हैं। तो हम लोग जो हैं, जैसे हम ऑफिसर्स हैं, तो हम ये रिपोर्ट्स उनको सबमिट करते हैं और वो कहते हैं हाँ इनको दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरा दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। और कई बार होता है, बहुत कम होता है ऐसे कि नहीं देने को बोलते हैं, पर अक्सर होता है कि और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उन्हें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उनको सुझाव भी देते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आएँ, जिससे, क्योंकि अल्टीमेट एम तो यही है ना कि वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो, कंप्लीट हो, प्रोटोटाइप तैयार हो, और तभी इनोवेशन होएगा। तो यस, मतलब मैंने बोला जैसे किश्तों में देते हैं और हर किश्त के बाद उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। हाँ, कि काम कहाँ पे बढ़ल बा। हाँ। तो ये तो दूसरी स्कीम थी। तो तीसरी स्कीम एक है जिसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट स्कीम, उसमें क्या है कि और ज़्यादा धनराशि बढ़ गई है। जैसे प्रोटोटाइप में मैंने बोला आपको, जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में 1 मिलियन था, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट में हम 5 मिलियन तक देते हैं। पर उसमें क्या है कि ज़रूरी है कि एंटरप्राइज जो एक, वो चाहे छोटा, मध्यम या बड़ा एंटरप्राइज हो सकता है, पर उसको ज़रूरी है कि एक शैक्षिक संस्था के संग जुड़कर आना है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर, और इन स्कीम के दौरान क्या है कि हम एकेडमिक और प्राइवेट सेक्टर को भी पास में ला रहे हैं। क्योंकि और देशों में हमने देखा है कि जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो इनोवेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो और क्या है कि प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की है, वो सोल्यूशन चाहता है। और कई बार आपने देखा है कि क्या होता था, पहले वो सिर्फ एक कंसल्टेंट को ले आया बाहर से, उसने दिया, पर कैपेसिटी नहीं बढ़ती थी कि वो। तो अब हम कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के संग हाथ जोड़कर आइए, और फिर हम 5 मिलियन देंगे, और उनको मैचिंग ग्रांट लाना पड़ता है 5 मिलियन, पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा कैश, तो 40% कैश में और 60% काइन में। तो फिर उसके बाद हमें लगा, जैसे 2-3 साल जब ये स्कीम चली, कि हमारे देश में हर सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो कई बार उनको विदेशी एक्सपर्ट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो फिर हमने क्या किया कि एक नई स्कीम शुरू करी, रिसर्च इनोवेशन ब्रिज। तो उसमें क्या है कि उनको एक कोई प्राइवेट सेक्टर जो भी है, वो एक विदेशी कंपनी या विदेशी रिसर्चर के संग हाथ जोड़कर आ सकता है मिलकर, और धनराशि बढ़ा के 10 मिलियन हो गई। तो 10 मिलियन का प्रोजेक्ट, उसमें आप जो है फिर उनको 10 मिलियन लाना है, मतलब वही कैश और काइन में, 40% कैश और 60% काइन। सो द आइडिया ये है कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है तो आप बाहर भी जो, और फिर अल्टीमेटली आप कमर्शियल भी करेंगे और एक जॉइंट वेंचर भी खोल सकते हैं। तो इन सब स्कीम्स का आइडिया ये है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है बढ़े, मतलब जो अगर छोटी है तो वो मध्यम बढ़े, मध्यम है तो वो बड़ी बढ़े, और वो बढ़ेंगे तो वो जॉब क्रिएट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो ये सब एम है। तो हम, जैसे मैं बता रही हूँ, और एक प्रोग्राम हमारा है पोल्स ऑफ इनोवेशन, तो जिसमें ये सब तो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे मैंने बताया 3 स्कीम। पोल्स ऑफ इनोवेशन में क्या है कि अगर एक कंपनी या एक संस्था एक प्रोग्राम, रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए भी हम 9 मिलियन रुपीज़ देते हैं कि आप 3 साल में वो प्रोग्राम चलाएं, और उसमें आप कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं छोटे छोटे, पर अंत में सबका कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए आउटपुट। मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ रिसर्च करी और पब्लिक पेपर रिपोर्ट बना के बस रख ली, पर हमारे आजकल का नया मुद्दा ये है कि आप रिसर्च करें, इनोवेशन करें, पर अंत में एक प्रोडक्ट का इजाद करें, और वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में लाएं, और सिर्फ मॉरिशस के लिए ही नहीं, बाकी जैसे अफ्रीका की मार्केट या एशिया के मार्केट के लिए भी कमर्शलाइज करें। अभी पूनम जी, जैसे हाल में हमने कोविड से गुजरल है जा, मॉरिस में ही बहुत सराहनीय बात है कि हमने एक से बाहर हैं जा। मॉरिस एगो कोविड सेफ देश है। बकीर कोविड के संकट जब रहल तो एगो चीज़ हमने देख ली जा, अभी भी दुनिया में बाटे कि निर्यात आयात उतना आसानी से नहीं होता, और काफ़ी हद तक हमनी के स्थानीय पैदावार
और स्थानीय विशेषज्ञता पर निर्भर करे के पड़ता। तोहर हिसाब से अभी मतलब खासकर कोविड-19 से गुजरला के बाद से हमनी के देश में रिसर्च और इनोवेशन देने हमनी के जनता के मतलब हमनी के कारोबार या एसएमईज लोग के रुचि कैसे बा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जैसे कोविड जैसी सिचुएशन जब होती है तभी इनोवेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है। तो हम जो हैं इनफैक्ट कल शाम को या आज ही समझ लीजिए, आज ही हमने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, उसको कह रहे हैं फास्ट ट्रैक इनिशिएटिव। अच्छा। और उसका एम यही है कि कोविड-19 के बाद जैसे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, आप जिन्हें जैसे बोला कि बाहर से नहीं आयात हो पा रहा है, तो हम लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि आप अपने पर आत्मनिर्भर बनिए। तो इसमें 4 थीम्स होंगी। एक है स्मार्ट एग्रीकल्चर, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एक सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब वही कैसे आप जो आपके पास हैं चीज़ें उनको कैसे घुमा फिरा के आप नया चीज़ बना सकते हो। तो और तीसरा है सोशल इंक्लूजन। तो इन पर हम लॉन्च कर रहे हैं और हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए। और अगेन जैसे गवर्नमेंट जो है हमारे MRIC के थ्रू जो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होएगा उसको 1 मिलियन रुपीज़ देगा और ये ग्रांट होएगी, इसमें मैचिंग ज़रूरी नहीं है, पर अगर वो अपना लगाएंगे तो ठीक है। पर आइडिया यही है कि लोगों को बोले कि देखिए आपके पास अगर एक नया आइडिया है तो उसको लेके आप सामने आइए, एप्लीकेशन जमा करिए और हम लोग प्रोसेस करके जो सक्सेसफुल होएगा उसको देंगे। पर जैसे आपने बोला पिछले साल भी आप जानते ही होंगे जब कोविड शुरू हुआ था तो हमारे ऑफिस ने एकदम से ही 1 हफ्ते के अंदर एक कोविड-19 के लिए स्पेशल कॉल लॉन्च किया था और उसमें हमारे को बहुत सारी एप्लीकेशन 250 करीब एप्लीकेशन आई थी। और उसमें वही लोगों ने, यही तो मैं कह रही हूँ, जैसे रेजिलियंस देखिए हमारे मॉरिशन में कोई चुप नहीं बैठा ई-कॉमर्स पे, और कई लोगों ने वही ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और कैसे कोविड से बचे उस पे, तो कई सारे 250 एप्लीकेशन आई थी। और उसमें करीब 28 अप्रूव हुई जो अभी चल रही हैं, कुछ ख़त्म होने वाली हैं। फिर आपने देखा जैसे पिछले साल वकाशियों का संकट आया तो तब हमने एक और लॉन्च किया, स्पेशल कॉल लॉन्च किया, तो उस पे भी हमारे पे 56 एप्लीकेशन आई और अभी मंडे को ही 18 को अवार्ड हुआ। तो एक जैसे मैं जब बता रही थी कि हमारा रोल ये भी है कि जब ये नहीं कि जब संकट आए, पर हमारे जो भी एप्लीकेशंस जो स्कीम्स मैंने बताई हैं, तो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ जो हैं, जो देश के प्रायोरिटीज़ हैं उसी से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर जैसे देश में जैसे सरकार ने बोला कि प्लास्टिक ख़त्म करना है, तो हमारे यहाँ एक कमेटी है जो उस पे काम कर रही है कि कैसे प्लास्टिक को आइदर रीयूज़ करो या उसका ऑल्टरनेटिव लाइए, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी में फ़िट होंगे। ओशन से रिलेटेड हमारी प्रायोरिटी एरिया है, रिन्यूएबल एनर्जी से है कि कैसे आप सौर ऊर्जा और विंड को यूज़ करिए। हाँ, तो हमारे जितने भी जो भी हम स्कीम्स भी चल रही हैं, सब जो है हम इन प्रायोरिटी एरियाज़ पे लोगों से कहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स लाइए, आइडियाज़ लाइए। आखिर में पूनम जी हमने क्या बताया कि तो लोग कौन प्रकार से हमने के नौजवान लोग के प्रेरित करत हो जा जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी कई सारी स्कीम्स हैं जो नौजवानों के लिए को आकर्षित करती हैं, जैसे NSIS और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पर इसके अलावा भी हमारे ऑफिस में हम लोग कई साल पहले हमने रोबोटिक्स पे ट्रेनिंग दिया था। अपनी मिनिस्ट्री के संग मिलके जब NCB इनोवटेक ऑर्गेनाइज़ करता है हर साल, तो हमने कई सारे सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को रोबोटिक्स पे ट्रेनिंग दी थी। और अभी पिछले साल जो है हमने, जैसे आपने बताया ना, सैटेलाइट प्रोग्राम, सैटेलाइट अभी लॉन्च होने वाला है जापान से, तो हमारे यहाँ एक ग्राउंड स्टेशन है, तो उसका एंटीना जो है कई सारे स्कूल में भी स्थापित किया है और कई स्कूलों में ट्रेनिंग दिया कि कैसे कैसे डेटा कैप्चर करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, तो स्कूल में किया। और इसके अलावा हमने पिछले 2 साल पहले नेशनल इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया था,
तो जिसमें यूथ और हर मनुष्य को बोला था कि आप आकर अपने आइडियाज़ पेश करें। तो वो नेशनल चैलेंज जो है अभी अगले हफ्ते मार्च में फिर से लॉन्च होने वाला है, एक नया सेकंड एडिशन आप कह लीजिए। तो वो भी यूथ के लिए है कि जिसके पास भी कोई भी आइडिया है वो उसमें आकर प्रस्तुत करे, और जो सेलेक्ट होगा उसको प्राइज मनी मिलेगा। अच्छा, तब ई सब जानकारी बहुत अहम रहल पूनम जी। जैसे तू बोलला कि जे कोनो भी व्यक्ति, हमनी के देश के कोनो भी व्यक्ति, नौजवान हो या कोनो कारोबार हो, जेकरा अपन परियोजना साकार करे के मन बा, तो ओकरा चाहेला मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल देने कदम बढ़ावे के। तो आज के हमनी के प्रोग्राम एक पर समाप्त हुआ था। एक बार फिरो से हमनी के जनता के याद दिलावल जला कि जे तोहर दिमाग में कोनो प्रकार के इनोवेशन के लेके, रिसर्च के लेके कोनो प्रकार के भी परियोजना के विचार बाटे, तो तोहरा ओकर खातिर आगे बढ़े के चाहेला। हमनी के सरकार देने MRIC देने बहुत व्यवस्था बाटे तोहर मदद खातिर, तो ओकर से लाभ उठावे के चाहेला। इस संगे हमनी के प्रोग्राम समाप्त हुआ था। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्कार और आदाब।